तो दोस्तों, इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म कॉप यूनिवर्स की एक और धमाकेदार मूवी सिंघम अगेन का एक्सप्लेनेशन आज हम करेंगे। ये फिल्म कॉप यूनिवर्स की कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक नया अध्याय जोड़ती है। अगर आपने इस यूनिवर्स की बाकी फिल्में जैसे कि सिंघम, सिंघम रिटर्न, सिम्बा और सूर्यवंशी देखी है, तो इस फिल्म का मजा और भी बढ़ने वाला है। इन सभी फिल्मों में हर एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन और बैक स्टोरी दी गई है, जो इस नई फिल्म में उनकी भूमिका को और भी दमदार बनाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपने इनमें से कोई फिल्म मिस कर दी है तो आप सिंघम अगेन का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना आइए शुरू करते हैं हम सिंघम अगेन का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हमें पता चलता है कि सिंघम की पोस्टिंग श्रीनगर में हो चुकी है। महाराष्ट्र से लेकर श्रीनगर तक सिंघम को एसएसबी और एसओजी पोस्ट पर तैनात किया गया है। यहाँ हमें सिंघम अपनी टीम के साथ दिखाई देता है और हमें बैकग्राउंड में यह भी समझाया जाता है कि एसओजी के जो कमांडर्स हैं जो उसके साथ काम कर रहे हैं वे सभी लोकल हैं। इन स्थानीय कमांडर्स को वहाँ की जमीनी हकीकत और आतंकवादी गतिविधियों की अच्छी जानकारी होती है और पूरी टीम को सिंघम लीड कर रहा होता है। एक समय जो शिवगढ़ के एक छोटे से पुलिस स्टेशन का एक साधारण एसआई था, वो आज इस हाई प्रोफाइल टीम का मुखिया बन चुका है। इसके बाद हमें सिंघम की पत्नी अवनी के बारे में पता चलता है। अवनी और सिंघम की शादी हो चुकी है और अवनी अब एक कल्चरल मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में काम कर रही है। वह इस समय एक खास कल्चरल प्रोग्राम जो रामलीला थीम पर आधारित है उसमें अपनी भूमिका निभा रही होती है। इन दोनों का एक बेटा भी है जो अब काफी बड़ा हो चुका है और विदेश यानी लंदन जाने की सोच रहा है। फिल्म में आगे एक दृश्य में दिखाया जाता है कि सिंघम अपनी पोस्टिंग के आसपास रेकी कर रहा होता है और उसकी टीम के पास अब बुलेट प्रूफ गाड़ियां और एडवांस हथियार भी मौजूद है। लेकिन अचानक एक जोरदार मोड़ आता है जब सिंघम और उसकी टीम पर हमला हो जाता है और हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि खतरनाक उमर हाफिज के लोग होते हैं। तो दोस्तों, फिर कहानी में हम देखते हैं कि सिंघम उमर हफीज को चौराहे पर पकड़ लेता है और जमकर उसकी धुनाई करता है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। कश्मीर के लोग उमर हफीज का समर्थन करने के बजाय पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, हम अब नए कश्मीर हैं, हम ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं देंगे। पत्थरबाजी अब पुरानी बात हो चुकी है। इसके बाद सिंघम उमर हफीज को जेल ले जाता है और उससे कहता है, तू भी अपने बेटे की तरह मरेगा। लेकिन उमर हफीज भी चुप नहीं बैठता। वह सिंघम को धमकी देते हुए कहता है, तुझे पता नहीं है तेरा पाला किससे पड़ा है। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जब वो आएगा तब पूरे भारत में तूफान उठेगा और मेरे बेटे की तरह वो तेरा और तेरे परिवार का भी अंत करेगा। इस पर सिंघम कहता है, उसे आने की जरूरत नहीं है, कह दे कि वो बचे हुए हैं, मैं खुद जाकर उसे खत्म करूंगा। ये नया इंडिया है जो घर में घुस कर मारेगा। आगे हम देखते हैं कि सिंघम एक मिनिस्टर से मिलता है जो उमर हफीज जैसे बड़े आतंकवादी को पकड़ने के लिए सिंघम की तारीफ करता है। लेकिन वह यह भी बताता है कि उमर इतनी आसानी से पकड़ में कैसे आ गया। फिर मिनिस्टर सिंघम को एक बड़ा खुलासा करता है और समझाता है, यह रैकेट नशीली पदार्थों का व्यापार चलाता है जो श्रीलंका से तमिलनाडु के पोर्ट पर लाया जाता है और वहां से पूरे देश में फैलाया जाता है। मिनिस्टर कहता है, हम कितनी भी कोशिश करें, हमारे देश की युवा पीढ़ी इस नशे की चपेट में फंस रही है और उमर हफीज अपनी सभी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए इसी से फंडिंग करता है। सिंघम जवाब में कहता है, सर मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वह इतनी दूर सिर्फ मुझसे भिड़ने के लिए ही आया था। जरूर कोई और बड़ा खिलाड़ी इस खेल में शामिल है जो हमारे लिए इंतजार कर रहा है। फिर कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। अब शिवा ग्रुप का गठन हो चुका है जो एक विशेष रॉ एजेंसीज की तरह काम करता है। इसका नेतृत्व सिंघम के हाथों में है और इसमें हर राज्य के युवा पुलिस ऑफिसर शामिल है जो सिंघम को अपना आदर्श मानते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण कार्य कर चुके हैं। इस दिन को शिवा ग्रुप का दूसरा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। दूसरी ओर अवनी रामायण पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री पेश कर रही है जिसे रामलीला की थीम पर तैयार किया गया है। मिनिस्टर भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। अवनी अपनी स्पीच में बताती है
कि हम रामायण के हर अध्याय को वीडियो ब्रीफिंग के माध्यम से समझाएंगे और हमारे बच्चे सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से आपको पूरे रामायण की कहानी बतलाएंगे। इसी समय दूसरी तरफ सिंघम को खबर मिलती है कि तमिलनाडु के पोर्ट पर नशीली पदार्थ की बड़ी खेप पहुंची है। बिना समय गंवाए सिंघम अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस जहाज पर छापा मारता है और पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लेता है। फिर कहानी में हम देखते हैं कि जब गिरफ्तार किए गए अपराधियों से पूछताछ होती है तो डेंजर लंका के बारे में नई जानकारी सामने आती है, लेकिन इन अपराधियों का इस बारे में बात करने से घबराना साफ दिख रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि डेंजर लंका उनके परिवार को पहले ही खत्म कर चुका होगा। उनमें से एक तो कहता है कि हमें कोई सुरक्षा नहीं बचा सकती, चाहे आप कितनी भी सुरक्षा दें। डेंजर लंका हमें मार डालेगा। अगर आपको उसे पकड़ना है तो उसके 3 खास आदमी को पकड़िए। वो 3 आदमी तमिलनाडु में छुपे हुए हैं और उन्हें पकड़ने के लिए भेजी जाती है इंस्पेक्टर शक्ति, जो खुद को लेडी सिंघम कहती है और सिंघम की फैन भी है। शक्ति उन तीनों को एक्शन और दमदार डायलॉग के साथ गिरफ्तार करती है। उसकी हर चाल परफेक्ट थी, लेकिन जब ये अपराधी जेल में थे और अगले दिन सिंघम उनसे आने ही वाला था, तब वे शक्ति को लालच देते हैं, कहते हुए हम तुम्हें इतना पैसा देंगे कि तुम्हारे पूरे पुलिस स्टेशन में भी नहीं समाएगा। अगर तुमने हमारा ऑफर नहीं लिया तो डेंजर लंका इस स्टेशन को शमशान बना देगा और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसी रात जब शक्ति पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं थी, डेंजर लंका अपने पूरे गैंग के साथ आता है और जैसे उसने धमकी दी थी वैसे ही स्टेशन को शमशान में बदल देता है। उसने बेरहमी से एक एक पुलिस वाले को मार डाला, किसी का सिर काटा, किसी का हाथ और कुछ को तड़पते हुए छोड़ दिया। कुल 16 पुलिस अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। इस हादसे के बाद शक्ति खुद को दोषी मानने लगती है और उसकी गैर मौजूदगी में ये सब हुआ। एक कांस्टेबल की पत्नी भी शक्ति को दोषी ठहराती है और कहती है, मैं चाहती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर तुम्हारे जैसे ईमानदार और निडर पुलिस अधिकारी बने, पर अब मैं ऐसा नहीं चाहती क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का पिता मारा गया। तभी सिंघम वहां आता है और शक्ति से कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम एक और केस के सिलसिले में बाहर थी, मेरी लापरवाही थी। मुझे नहीं लगा था कि डेंजर लंका इतना खतरनाक होगा कि पुलिस स्टेशन में घुसकर पुलिस वालों को मार डालेगा। उसने पुलिस स्टेशन को शमशान बना दिया। इस घटना के बाद अवनी के रामलीला प्रोग्राम में एक समस्या आती है। रामेश्वरम के कुछ फुटेज गायब हो चुके हैं, जिन्हें दोबारा से शूट करना जरूरी है। टीम इतनी व्यस्त थी कि तय नहीं कर पा रही थी कि कौन जाएगा। तब अवनी कहती है, ठीक है, मैं खुद जाऊंगी और सारे फुटेज लेकर आऊंगी। हमारा प्रोग्राम किसी भी हालत में नहीं रुकना चाहिए, लोगों को यह जानना जरूरी है। फिर कहानी में मोड़ तब आता है जब अवनी रामेश्वरम जाने से पहले सिंघम से पूछती है। सिंघम उसे इजाजत देता है, लेकिन कहता है कि उसे दया के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डेंजर लंका के हालिया कृत्यों के बाद उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। सिंघम उसे याद दिलाता है कि डेंजर लंका ने शक्ति के पुलिस स्टेशन में घुसकर कई पुलिसकर्मियों को बेरहमी से मार डाला था। अवनी रामेश्वरम पहुंचती है और मंदिर में शाम की आरती के बाद एक कांस्टेबल से चाय के लिए पूछती है। जैसे ही कांस्टेबल चाय लेने जाता है और दया आसपास निगरानी कर रहा होता है, अवनी का सामना सीधे डेंजर लंका से हो जाता है। डेंजर लंका आरती में शामिल होकर उससे मिलता है, उसे रामलीला कार्यक्रम की बधाई देता है और सिंघम के बारे में अनाप शनाप बातें करता है। वह यह भी कहता है, तुम लोग जिस डेंजर लंका से डरते हो वह तुम्हारे सामने खड़ा है। रामेश्वरम की जो फुटेज गायब हुई है उसे गायब करने वाली मेरी खाला है, ताकि तुम यहाँ तक आ सको। इसके बाद जैसे रावण ने माता सीता का हरण किया था, उसी तरह डेंजर लंका अवनी का हरण कर लेता है। दया जो इलाके की रेकी कर रहा होता है, जब उसे इसकी खबर मिलती है तो वह डेंजर लंका को रोकने के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे रामायण में जटायु ने सीता के हरण के वक्त रावण को रोकने की कोशिश की थी, दया भी यहाँ जटायु की तरह डेंजर लंका को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एसीपी सत्या अवनी को बचाने के लिए पहुंचता है। वह डेंजर लंका से भिड़ जाता है और गोलियों की बौछार में घायल हो जाता है, लेकिन अवनी को सुरक्षित रूप से कलरी पिट्टू योद्धाओं के आश्रम में ले जाता है। यहाँ उसे उपचार मिलता है और उसकी मलहम पट्टी होती है।
मगर यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि डेंजर लंका अपने आदमियों के साथ फिर से आता है और आश्रम पे हमला बोल देता है, जैसे उसने पहले पुलिस स्टेशन को शमशान में तब्दील कर दिया था। डेंजर लंका के लोग निर्दयता से वहां के लोगों पर हमला करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस आश्रम में कलरी पिट्टू योद्धा रहते हैं, जो हथियारों के बिना भी अपनी लड़ाई का अभ्यास रोज करते हैं। योद्धा पूरी ताकत से डेंजर लंका के आदमियों का मुकाबला करते हैं, लेकिन डेंजर लंका खुद इतना खतरनाक होता है कि वह कई योद्धाओं को निर्दयता से मार डालता है। इसके बाद वह अवनी पर गोली चला देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। एसीपी सत्या भी मजबूर होता है, क्योंकि वो डेंजर लंका के आदमियों ने उसकी मां को गन पॉइंट पर ले रखा होता है। अंत में डेंजर लंका अवनी का फिर से हरण कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। डेंजर लंका अवनी को कंधे पर डालकर ले जाता है। उसकी आंखों में एक चालाक मुस्कान है और उधर एसीपी सत्या मजबूरी में देखता रह जाता है। सिंघम के आने पर सत्या शर्मिंदगी के साथ माफी मांगता है कि वह अपनी भाभी को बचा नहीं सका। सिंघम सांत्वना देते हुए कहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, उसकी मौत खुद उसका इंतजार कर रही है, उसे मैं घर में घुस कर मारूंगा। उसी समय डेंजर लंका सिंघम को सैटेलाइट फोन से कॉल करता है। फोन पर वह तंज कसते हुए कहता है, कैसा महसूस हो रहा है सिंघम? अपनों को दूर जाते हुए देखना कैसा लगता है? मैंने तो अभी अवनी को कुछ भी नहीं किया, लेकिन तूने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। क्या तुझे पता है कि उमर हफीज मेरा दादा है? मेरे परिवार के लोग एक एक करके स्लीपर सेल के तौर पर आए और पूरे देश में तबाही मचाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी इंडियन पुलिस फोर्स ने उन्हें खत्म कर दिया। अब मैं आया हूँ तेरे और तेरे जैसे लोगों को झुकाने के लिए। सिंघम गुस्से में जवाब देता है, तुम लोग हमारे देश को चोट पहुंचाने की, हमारे बच्चों को मारने की और हमारे युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो मेरे जैसे हजारों सिंघम तुम लोगों के सामने खड़े होंगे। अगर अवनी को कुछ हुआ तो तेरे दादा की लाश को लाल किले पर लटका दूंगा। डेंजर लंका हंसता है और कहता है, अगर अवनी को जिंदा देखना चाहता है तो अपने एक ऑफिसर भालेराव को मेरे पास भेज, उसे श्रीलंका भेज। मुझे पता है कि तुम जान चुके हो मैं कहाँ हूँ। इसके बाद सिंघम सीधे उमर हाफिज के पास जाता है और उसे बेरहमी से पीटता है। फिर उससे सवाल करता है, मेरे देश से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ, फिर फैमिली पर हमला क्यों करवाते हो? उमर हफीज भी इस ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, मेरे बेटे भी शहीद हुए हैं क्योंकि वे अपना मकसद पूरा कर रहे थे। तुम्हारी पुलिस ने उनकी राह में रुकावटें डाली। सिंघम गरजता है, जिसे तू मकसद कह रहा है वो मकसद किसी भी इंसान या भगवान का भला नहीं करेगा, और यह तुझे भी पता है। तू सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए ये सब कर रहा है। हमारी ड्यूटी है कि भारत माँ की रक्षा करें। उसके लिए हम गोली खाने को भी तैयार है और घुसकर गोली मारने को भी। जैसे तेरे बेटे को मारा वैसे तेरे पोते को भी इस जमीन पर घसीट कर लाऊंगा और यहीं उसकी कब्र खोदूंगा। हम देखते हैं कि सिंघम भालेराव से मिलता है। जैसा कि सब जानते हैं कि भालेराव अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर है। सिंघम उसे समझाता है, डेंजर लंका तुझे मारे, कभी कभी चाहता हूं कि मैं खुद उसे खत्म कर दूं, लेकिन आज मामला फैमिली पर आ गया है। आज ड्यूटी नहीं है, ये पर्सनल है। भालेराव मुस्कुराकर जवाब देता है, आज भी मेरे पर्सनल है सर, और मोहिनी भी मेरे लिए पर्सनल ही है। इसके बाद सिम्बा को पूरी योजना समझाई जाती है। उसे श्रीलंका पहुंचते ही सैटेलाइट से नजर में रखा जाएगा। एयरपोर्ट से उतरने के बाद हर गतिविधि मॉनिटर की जाएगी और सही वक्त पर टीम आकर उसे बचा लेगी। प्लान सीधा है और सिम्बा मजाक में कहता है, बस मुझे बिजनेस क्लास का टिकट दिला देना, फिर मजा ही मजा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिनिस्टर सिंघम से बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, अवनी को सही सलामत वापस लाना होगा। ये सिर्फ तुम्हारा पर्सनल मसला नहीं है, बल्कि पूरे देश का सवाल है। तुमने देश को कई बड़े हमलों से बचाया है, इसलिए हमारा आज ये फर्ज है कि हम तुम्हारे साथ खड़े रहें। उमर हफीज को तो हम कतई नहीं छोड़ सकते। वो इन सब का मास्टरमाइंड है और हमारा पूरा यूथ बर्बाद कर रहा है। तुम्हें अवनी और अपनी टीम को वापस सुरक्षित लाना होगा और डेंजर लंका को हमारे देश की जेल में देखना है। इस बीच श्रीलंका में डेंजर लंका अवनी से कह रहा है, रामायण का रामलीला तुम बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही हो, जहां राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, जटायु सब रावण को हराने के लिए है, लेकिन इस बार रावण उन सब पर भारी पड़ेगा। तुम रामायण का अंत जानते हो रावण? आखिर में क्या हुआ था?
डेंजर लंका ठहाका लगाकर कहता है, ये कलयुग है अवनी, इस बार रावण नहीं हारेगा, राम और उसकी सेना हारेगी। अवनी साहस से जवाब देती है, चाहे यह कलयुग हो, सतयुग हो या कोई और युग हो, हर जगह हर भाषा में रामायण का अंत एक ही है, आखिर में रावण ही हारता है, क्योंकि वह अधर्म और असत्य के साथ खड़ा है। इस बीच टीम के लोग सिंघम के लिए एक नया प्लान बनाते हैं। सिंघम को पानी के रास्ते श्रीलंका पहुंचाने की योजना बनाई जाती है। उधर भालेराव एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां डेंजर लंका के लोग उसे उठाने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ समय तक तो सैटेलाइट मॉनिटरिंग में सब ठीक चलता है, लेकिन अचानक से 4 गाड़ियां उसके ट्रैक को बाधित कर देती हैं और भालेराव का सिग्नल गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि भालेराव को डेंजर लंका के अड्डे पर लाया जाता है। वहां भी अपनी खास कॉमिक अंदाज में भालेराव कहता है, अरे तेरे दादा की उम्र तो कब की निकल चुकी है, तू क्या उन्हें बचाने चला है? और तेरी लंका तो सिंघम भाव अकेले मिटाने के लिए काफी है। अगर वो हेलीकॉप्टर से आ गए ना, तो तेरी लंका का नामो निशान मिटा देंगे। इसके बाद भालेराव अवनी से मिलकर उसे मराठी में कहता है, अवनी, इन लोगों को मराठी समझ नहीं आती, तो अब हम मराठी में बात करेंगे। देख, सिंघम भाव यहाँ पहुंच चुका है और बस कुछ देर की बात है, हम सब इधर से निकलने वाले हैं। डेंजर लंका की फिक्र मत करो। उधर सिंघम श्रीलंका में छुपा हुआ होता है, लेकिन भालेराव के सिग्नल का इंतजार कर रहा होता है। भारतीय एजेंसियों ने श्रीलंका में हर हलचल पर नजर रखने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, ताकि डेंजर लंका की लोकेशन का पता लगाया जा सके। इस बीच भालेराव डेंजर लंका के गुर्गों को इधर उधर की बातों और जोक से उलझा कर रखता है और अचानक बोलता है, 1 2 3, दरवाजे के पीछे देखो कौन खड़ा है। सिंघम बाऊ। फिर वह तेजी से भागता है, एक गाड़ी उठाता है और वहां से निकल पड़ता है। डेंजर लंका के लोग उसके पीछे लग जाते हैं। भागते भागते भालेराव सिग्नल छोड़ता जाता है और बम फोड़ता रहता है, ताकि उसकी लोकेशन सैटेलाइट पर आ सके। फिर वह एक श्रीलंकाई शादी में घुस जाता है, लेकिन वहां से भी निकलते हुए डेंजर लंका के लोगों को अपने पीछे लगा लेता है। इसी बीच सिंघम की धमाकेदार एंट्री होती है। वह भालेराव को बचाता है। भालेराव मजाक में कहता है, सर, मैंने तो शादी में घुस के फ्री भ्रमण का टिकट ऑफर कर दिया, अब ये सरकार संभालेगी ना। सिंघम और भालेराव अपनी गाड़ी लेकर डेंजर लंका के अड्डे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनके रास्ते में अवनी आ जाती है, जिसके सर पर बंदूक तनी हुई है। सिंघम जोर से ब्रेक लगाता है, गाड़ी एकदम पलट जाती है और उनके सामने खुद डेंजर लंका खड़ा होता है। सिंघम को 10-20 लोगों ने पकड़ रखा होता है, लेकिन फिर भी वह शेर की तरह आगे बढ़ता है। डेंजर लंका को देखकर वह ऐसे बढ़ता है जैसे उसे बीच से ही चीर देगा। यह देखकर डेंजर लंका गुस्से में आग बबूला हो उठता है। आखिर में हम देखते हैं कि कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है। डेंजर लंका अपने दादू को बचाने के लिए उग्र हो उठता है और अपनी बंदूक निकालकर अवनी को मारने की कोशिश करता है। तभी भालेराव बीच में आ जाता है और मजाक में कहता है, अरे आपके दादू तो हमारे साथ ही आ रहे हैं, सूर्यवंशी सर खुद हेलीकॉप्टर से ला रहे हैं, थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। यह सब समय को खींचने के लिए होता है, ताकि इंडियन एजेंसी की टीम को उन सब को बचाने का मौका मिल सके। इस बीच सिंघम के फोन पर मिनिस्टर का कॉल आता है। वे समझाते हैं कि उमर हफीज को छोड़ने का फैसला लिया गया है, लेकिन सिंघम और उसके साथियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। इसके बाद डेंजर लंका को ऐसा लगता है कि उसके बच निकलने का रास्ता साफ है, लेकिन तभी एक बड़ा धमाका होता है। लेडी सिंघम की धमाकेदार एंट्री होती है, जो ट्रक से कूदते ही एक्शन में कूद जाती है, अपने ही अंदाज में फैक्ट्री को तबाह कर देती है। इसके बाद सिंघम और सिम्बा दोनों भी अपने बंधनों से आजाद होकर बंदूकें उठा लेते हैं। तभी एसीपी सत्य की दमदार एंट्री होती है और ये चारों मिलकर डेंजर लंका के गुर्गों का सामना करते हैं। एक्शन सीन्स का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो थिएटर में सीटियां और तालियां बटोरता है। उधर डेंजर लंका अवनी को मारने के इरादे से पीछे एक ट्रक खड़ा कर देता है, लेकिन तभी ऊपर से सूर्यवंशी हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरते हैं और ट्रक को मिसाइल से उड़ा देते हैं। यह दृश्य इतना शानदार था कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। अंततः डेंजर लंका अवनी को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिंघम उसका पीछा करते हुए आ धमकता है। दोनों के बीच एक तीव्र हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, जिसमें दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं।
हालांकि बाजीराव सिंघम आखिरकार अपनी दृढ़ता और ताकत से डेंजर लंका को हराने में सफल होता है। अंत में डेंजर लंका को गिरफ्तार कर उसके ही दादू के पास जेल में डाल दिया जाता है। अब यह देखने की बात है कि उसे मारकर दफनाया जाएगा या उससे कोई राज उगलवाया जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि आखिर में पूरे कॉप यूनिवर्स की टीम को एक साथ दिखाया जाता है। इस सीक्वल में संकेत मिलते हैं कि हो सकता है आगे और भी पुलिस ऑफिसर जुड़े जो सिंघम को अपना लीडर मानते हैं। फिल्म में ऐसी चर्चा भी थी कि शायद सलमान खान अपने चुलबुल पांडे किरदार में नजर आएंगे, जो अभी नहीं हुआ, लेकिन कौन जानता है शायद भविष्य में रोहित शेट्टी उन्हें भी कॉप यूनिवर्स का हिस्सा बना ले। तो दोस्तों यही खत्म होता है सिंघम अगेन का यह एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप ऐसी ही शानदार वीडियोस देख सकें। तो बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।